नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे और इस वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं उसमें उनमें से प्रश्न जो है वो बिहार दरोगा एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों, और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो आपके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उन प्रश्नों पे विश्लेषण हम लोग करेंगे। और कुछ प्रश्न इसमें प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी उनका पूरा विश्लेषण करेंगे। उनके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा किस एग्जाम के लिए, आपके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको इस क्लास में सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो एंटीटॉक्सिन जो इंजेक्शन है ये टिटेनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये टिटेनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। उसके बाद टिटेनस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अगर आपसे टिटेनस के बारे में पूछे कि ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो टिटेनस जो है ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि टिटेनस में जीवाणु कौन सा होता है, किस जीवाणु के कारण जो भी आपके यहाँ पे जीवाणु रहेंगे उसके वजह से क्या होगा, टिटेनस होगा। तो जीवाणु पूछे कौन सा है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, कौन सा जीवाणु रहेगा इसमें, क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु रहेगा। कौन सा? क्लास्ट्रीडियम नामक इसमें जीवाणु होता है, किसमें? टिटेनस में। ठीक, जो कि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक इसमें जीवाणु होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके रोकथाम के लिए, टिटेनस के रोकथाम के लिए किस चीज़ के टीके लगाए जाते हैं, तो इसके रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, डीपीटी का टीका इसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टिटेनस के रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो इतने टिटेनस के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि अगर बीसीजी का टीका किस में लगाते हैं, बीसीजी का टीका किस में लगाते हैं, तो क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, क्षय रोग में बीसीजी का टीका लगाते हैं। ठीक। उसके बाद आपसे पूछे कि चेचक की खोज किसने की, अगर आपसे पूछे कि चेचक के टीके की खोज किसने की, चेचक के टीके की खोज किसने की, तो चेचक के जो टीके की खोज है एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। तो देख लेते हैं, इसका साथ में हम लोग रिवीजन भी करते चलते हैं। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है वो टिटेनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। और टिटेनस में कौन सा जीवाणु होता है, तो टिटेनस में जो क्लास्ट्रोडियम नामक जीवाणु होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक इसमें जीवाणु होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके रोकथाम के लिए किसका टीका लगाते हैं, तो डीपीटी का टीका टिटेनस के रोकथाम के लिए लगाते हैं। टिटेनस मानव के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो टिटेनस मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर आपसे पूछे कि बीसीजी का टीका किस रोग में लगाते हैं, तो क्षय रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया चेचक के टीके की खोज। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार जेरूसलम किस की तीर्थ यात्रा स्थल है, तो जेरूसलम जो है ये ईसाइयों की भी तीर्थ यात्रा स्थल है, उसके बाद यहूदियों की भी तीर्थ यात्रा स्थल है, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी तीर्थ यात्रा स्थल है। ये तीनों की तीर्थ यात्रा स्थल है। क्या? आपके जेरूसलम ये तीनों की तीर्थ यात्रा स्थल है। अगर कुछ धर्मों के बारे में देख लेते हैं, जैसे ईसाई धर्म के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईसाई धर्म के बारे में क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले तो इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि इसके संस्थापक कौन थे, अगर आपसे पूछे कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह हैं। कौन? ईसा मसीह हैं ईसाई धर्म के संस्थापक। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक मान्यता किस धर्म की है, तो विश्व में सर्वाधिक मान्यता वाला जो धर्म है वो ईसाई धर्म है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक मान्यता किस धर्म की है, तो ये ईसाई धर्म की विश्व में सर्वाधिक मान्यता है। और कुल 2.4 करोड़ लोग क्या मानते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले 2.4 अरब लोग
करोड़ तो बहुत कम हो जाएगा। 2.4 लोग अरब यहाँ पे क्या मानते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। और अगर आपसे पूछे कि ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो ईसाई धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल है। क्या है, ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद अब यहूदी धर्म के बारे में यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहूदी धर्म के बारे में कुछ बताइए, तो देखिए यहूदी धर्म की बात करें तो यहूदी धर्म की सबसे पहले तो यही ध्यान रखिए कि इसका पूजा स्थल का क्या नाम है। तो यहूदी धर्म का जो पूजा स्थल है उसे सिनोगॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोगॉग कहते हैं यहूदी धर्म के पूजा स्थल को। उसके बाद अगर आपसे पूछेगी कि यहूदी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम है, तो यहूदी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसे तोरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोरह कहा जाता है। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें इस्लाम धर्म के बारे में देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के बारे में, नहीं तो इस्लाम वाले नाराज़ हो जाएंगे कि सब पढ़ा रहे हैं, हमारा वाला नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए हज़रत मोहम्मद ने क्या किया था, हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना किया। हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना किया। उसके बाद इस्लाम धर्म का अगर आपसे पूछे कि पवित्र ग्रंथ बताइए कौन सा है, तो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है। क्या है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि जेरूसलम किसकी तीर्थ यात्रा स्थल, तो ये ईसाइयों की तीर्थ यात्रा स्थल है, यहूदियों की तीर्थ यात्रा स्थल है। उसके बाद मुस्लिम समुदाय की यानी कि ईसाई धर्म के लोगों की भी तीर्थ यात्रा स्थल है। तो मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म के लोगों की भी पवित्र स्थल है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ईसाई धर्म के बारे में, तो ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है क्या है, बाइबिल। ईसाई धर्म का ग्रंथ क्या है, बाइबिल है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं ईसा मसीह हैं ईसाई धर्म के संस्थापक। विश्व में सर्वाधिक माने जाने वाली धर्म कौन सी है, तो ईसाई धर्म को विश्व में सर्वाधिक लोग मानते हैं। और 2.4 अरब लोग जो है ईसाई धर्म को मानते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहूदी धर्म के बारे में यहाँ हमने आपको बताया। तो यहूदी धर्म का जो ग्रंथ है क्या है, यहूदी धर्म का ग्रंथ तोरह है। दो चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहूदी धर्म का ग्रंथ तोरह। अगर आपसे पूछे यहूदी धर्म का जो पूजा स्थल है उसको क्या कहा जाता है, तो सिनोगॉग कहा जाता है। इस्लाम धर्म के बारे में हमने बताया, इसके संस्थापक कौन है, हज़रत मोहम्मद साहब हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक। और इस्लामियों का जो पवित्र ग्रंथ है क्या है, तो इस्लाम धर्म के जो लोगों का पवित्र ग्रंथ है कुरान है। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे यहाँ पे इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है, और ये बिहार ऐसा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या था, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। तो इतनी बात यहाँ पे पूछी गई थी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। ये क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया, द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया था, तो जो द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत है ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत क्या है, E बराबर mc² होता है। क्या, E बराबर mc² होता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहाँ के निवासी थे, ये भी आप लोग बताएंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो पहले जर्मनी के निवासी थे, इनके लाइफ की ये घटना, इन्हें नोबेल मिला था 1930 में। कब इन्हें नोबेल कब मिला था, तो इन्हें नोबेल 1912 में दिया गया था। फिर इन्हें क्या कर दिया गया था, इन्हें जर्मनी निवासी थे या यहाँ के जर्मनी से इन्हें निष्कासित किया गया था। फिर ये अमेरिका में जाके शरण लिए थे। कहाँ पे, अमेरिका में ये शरण लेते हैं। ठीक, ये जाके अपना शरण लेते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। कौन थे, एक भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसका सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी किसने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc को क्या कहते हैं, ऐसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा,
E बराबर mc² हो जाएगा। ठीक, ये थे जर्मनी के निवासी। ये कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी। कुछ बात हो जाता है तो इन्हें कहाँ पे लेनी पड़ती है? अमेरिका में शरण लेनी पड़ती है। जर्मनी से ये निष्कासित कर दिए जाते हैं और 1912 में इन्हें नोबेल मिला था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जर्मनी के ये निवासी थे। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस क्षेत्र पे अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे, किस क्षेत्र में अकबर की स्थिति पे बुलंद दरवाजे का निर्माण किया? तो अकबर किस क्षेत्र पे अकबर की विजय स्मृति में, मतलब विजय की याद में, तो किस क्षेत्र की विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर ने गुजरात विजय किया था। क्या किया था? गुजरात विजय। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया गया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। और अकबर ने कुछ चीज़ों के बारे में और चीज़ें ध्यान रखेंगे, अकबर ने और कौन कौन सी चीज़ें बनवाई, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए अकबर के बारे में बात करें, इन्होंने क्या किया? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। किसकी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया? तो ये भी अकबर ने किया। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आगरा का किला किसने बनवाया, आगरा का किला किसने बनवाया, तो ये भी अकबर ने बनवाया। ठीक, उसके बाद अकबर का आपसे पूछ ले कि इसका मकबरा कहाँ पे स्थित है, अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा में इनका मकबरा स्थित है। कहाँ पे? सिकंदरा, आगरा में इनका मकबरा स्थित है। उसके बाद अब अकबर के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, अगर आपसे पूछे कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था, तो दास प्रथा जो था उसका अंत अकबर ने 1562 में किया। उसके बाद आपसे पूछे कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था, अकबर ने तीर्थ यात्रा जो कर था उसको समाप्त कब किया था? तो अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर था उसे 1563 में समाप्त किया था। कब? 1563 में। अकबर के बारे में पूछे, अगर आपसे पूछे कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था, जजिया कर समाप्त कब किया था अकबर ने, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर ने जजिया कर समाप्त ये 1564 में किया था। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से अकबर से अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसका रिविज़न करेंगे। एक दिन में 2 बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए किस क्षेत्र पे अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? तो गुजरात विजय के अभियान में इनका, गुजरात विजय के अभियान में, हेलो, गुजरात विजय के अभियान में इनको बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अकबर के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया, अकबर ने किया। उसके बाद आगरा का किला किसने बनवाया, तो अकबर ने आगरा का किला भी बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो सिकंदरा आगरा में इनका मकबरा स्थित है। कहाँ पे? सिकंदरा आगरा में। उसके बाद अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में, दास प्रथा का अंत 1562 में। इन्होंने जजिया कर समाप्त किया। कब किया जजिया कर समाप्त? तो इन्होंने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। कब? 1563 में। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? और ये बिहार ऐसा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अगर टेलीफोन का आविष्कार पूछे तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। किसने? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। और बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, आपको बचपन में ही पढ़ाया गया होगा। अगर आपसे पूछे कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया, विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया था किसने? एडिसन ने। एडिसन बल्ब भी बनाया था और ग्रामोफोन भी बनाया था। अगर आपसे पूछे कि एक्सरे की आविष्कार किसने किया, जो एक्सरे आप लोग करवाए जाते हैं उसकी मशीन का आविष्कार किसने किया? रांटजन ने किया। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया। उसके बाद आपसे पूछे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया।
अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पे भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार बताइए। उसके बाद थर्मोस्कोप का आविष्कार बताइए, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो थर्मोस्कोप और दूरबीन दोनों किसने बनाया था, गैलीलियो ने बनाया था। किसने, गैलीलियो ने बनाया था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। विद्युत बल्ब किसने बनाया, तो एडिसन ने बनाया। ग्रामोफोन भी किसने बनाया, एडिसन ने बनाया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रांटिजन महोदय ने एक्सरे का आविष्कार किया। डायनामाइट की खोज किसने की, ये आविष्कार नहीं है, ये खोज किसने की, तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने आविष्कार किया था। तो ये सारी चीज़ें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट था वो बताया जा रहा है, जो ज़्यादा एग्जामों में पूछा जा रहा है वो बताया जा रहा है। गोवा में सती प्रथा समाप्त किस पुर्तगाली ने किया, किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया, तो गोवा में जो सती प्रथा का समाप्त करने का काम है वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया। किसने, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद गोवा में सती प्रथा समाप्त हो गया। अब अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में जानकारी कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। गोवा पर अधिकार इसने कब किया था, गोवा पे इसने अधिकार कब किया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोवा पे अधिकार करने वाले कौन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क हैं। कौन, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने 1510 में गोवा पे अधिकार कर लिया। कब किया, 1510 में इसने गोवा पे अधिकार कर लिया। अधिकार क्या कर लिया, इसने गोवा को छीना था बीजापुर के सुल्तान से। किसे, बीजापुर के सुल्तान से। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। ठीक, तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, बीजापुर के सुल्तान से ये छीन लिया था। उसके बाद बात करते हैं गोवा में सबसे पहले कौन लोग आए थे। गोवा में सबसे पहले लोग आए थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने 1510 में ही गोवा पे आके अधिकार कर लिया था, 1510 में। उसके बाद सबसे लास्ट में गोवा से कौन लोग गए, सबसे लास्ट में गोवा से जाने वाले लोग कौन है, तो पुर्तगाली सबसे लास्ट में गोवा से गए। पुर्तगाली अब कब गए थे, तो ये गए थे 1961 में, सबसे लास्ट में गोवा से ये लोग गए थे। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। सती प्रथा, गोवा में सती प्रथा का समाप्त करने की बात करें तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया। और गोवा पर अधिकार करने का शासक किसने दिया, गोवा को अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा पे अधिकार 1510 में किया, 1510 में। और सबसे पहले कौन लोग आए थे गोवा पे, तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे 1510 में। अब गोवा को छोड़ के सबसे लास्ट में पुर्तगालियों ने ही गए। उसके बाद गोवा को किससे छीना था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, तो ये बीजापुर के सुल्तान से किसे छीना था, गोवा को छीना था। 1961 में गोवा से यहाँ पे जाते हैं पुर्तगाली लोग। अगला प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, और ये भी आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन के आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने, जेम्स वाट ने किया था। उसके बाद कुछ आविष्कारों के बारे में देख लेते। अगर आपसे पूछे कि डायनोमो का आविष्कार किसने किया था, तो फैराडे ने डायनोमो का आविष्कार किया था। किसने, फैराडे ने। उसके बाद आपसे पूछे कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। किसने, रुडोल्फ इंजन ने किया था, सॉरी रुडोल्फ डीजल ने किया था, रुडोल्फ डीजल ने किया था डीजल इंजन की शुरुआत। किसने, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन को बनाया था। अब बताएंगे आप लोग। अगर आपसे पूछे कि मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन किया था। जी डैमलर ने किया था मोटरसाइकिल का आविष्कार। जी डैमलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया था, तो श्री बर्डास ने किया था स्कूटर का आविष्कार। किसने, श्री ब्राडसा ने किया था, ब्राडसा, श्री ब्राडसा ने किया था स्कूटर का आविष्कार। कैलकुलेटर का आप लोग बताएंगे, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, तो कैलकुलेटर का सब गलत हो जा रहा है। कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले कौन है, तो कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल जी ने किया। किसने, पास्कल ने किया था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। डायनेमो का आविष्कार फैराडे ने किया। डीजल इंजन का जो आविष्कार करने वाले हैं रुडोल्फ डीजल ने किया था। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया, तो जी डैमलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया। स्कूटर का आविष्कार श्री
ब्राडशा ने किया स्कूटर का आविष्कार, और कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। उपनिषद किस पर आधारित है? तो जो उपनिषद है वो दर्शन पे आधारित है। किस पे? दर्शन पर आधारित है। उसके बाद उपनिषद दर्शन पे आधारित है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें वेदांग कहा जाता है। दर्शन पे आधारित उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। आपसे पूछे कि संख्या इसकी कितनी है, तो टोटल 108 उपनिषद हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया। और उपनिषदों के बारे में क्या पूछा जाता है कि प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? तो प्रमाणिक मात्र 13 उपनिषद हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद यम एंड नचिकेता संवाद किस उपनिषद में बताया गया है? यम एंड नचिकेता संवाद ये किस उपनिषद में है? तो ये है आपका कठोपनिषद में। किस उपनिषद में है? कठोप निषद में यम नचिकेता संवाद है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो देख लेते हैं उपनिषद किस पर आधारित है। तो उपनिषद दर्शन पे आधारित है। उपनिषद किस पे आधारित है? दर्शन पे आधारित है, जिसको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। अगर आपसे पूछे कि प्रमाणिक उपनिषद कितनी है? तो 13 है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में इसकी चर्चा है? तो ये है कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद की चर्चा। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? तो ये जो कि आपके बिहार SI एग्जाम में, बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो संक्षिप्त रूप PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि GSLV का फुल फॉर्म क्या है? GSLV का फुल फॉर्म है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जियोसिंक्रोनस इसका फुल फॉर्म क्या है? जियोसिंक्रोनस। इसका फुल फॉर्म जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV का फुल फॉर्म। तो साथ में ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। PSLV का फुल फॉर्म बिहार दरोगा में पूछा गया, हो सकता है GSLV का भी पूछ ले। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा IMF का फुल फॉर्म। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म आप लोग से पूछिए। FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संक्षिप्त रूप PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो संक्षिप्त रूप PSLV का जो फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं आपके ऑलरेडी। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क वाशिंगटन DC में इसका। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फूड एंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो बक्सर के युद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे। किस युद्ध के नाम? बक्सर की लड़ाई या फिर बक्सर का युद्ध आप लोग सुने होंगे। ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और इसमें कौन कौन से लोग भाग लिए थे? तो सबसे पहले यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें एक तरफ 3 लोग भाग लिए थे। कौन कौन से थे? कौन कौन से लोग थे? मीर कासिम था एक तरफ,
मीर कासिम के साथ, और कौन था, मीर कासिम के साथ शुजाउद्दौला था, मीर कासिम शुजाउद्दौला इसमें था, मीर कासिम शुजाउद्दौला। उसके बाद जो बंगाल अवध क्या बोलते हैं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकंड था इसमें, ठीक। तो इतने यहाँ पे शासक थे, और किससे लड़ रहे थे, तो ये लोग अंग्रेज से लड़ रहे थे। और अंग्रेज की तरफ कौन था, अंग्रेज का नेतृत्व करने वाला कौन था, हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो था। ये अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, ठीक। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बक्सर की युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी, तो बक्सर की युद्ध की जो समाप्ति है वो हुई थी आपकी क्या बोलते हैं, इलाहाबाद के संधि के कारण, संधि के द्वारा, बाद के संधि के द्वारा, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे इतनी चीज़ें। तो एक बार रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया, तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, फिर उनका अधिकार बिहार, उड़ीसा और फिर बंगाल प्रांत पे हो जाता है, अच्छे से इनका कब्जा हो जाता है, ठीक। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। उसके बाद भाग कौन कौन से लोग लिए थे, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तरफ था मीर कासिम के साथ था शुजाउद्दौला, और ये तीनों लोग शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ थे। और एक तरफ थे अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो, इसका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों का। और इनकी जो समाप्ति हुई थी बक्सर की युद्ध की, वो इलाहाबाद की संधि 1700 इलाहाबाद की संधि से इसी की समाप्ति हुई थी। ताप बढ़ाने पे प्रकाश का वेग, और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पे प्रकाश के वेग में क्या परिवर्तन होता है। तो अगर आप ताप को बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश के वेग क्या होगा, तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा, तो क्योंकि ये प्रकाश के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश के वेग, ताप बढ़ाने पे प्रकाश के वेग में कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो इस वजह से ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक। ये अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद अब पूछे कि प्रकाश का वेग, यहाँ पे प्रकाश का वेग कॉमन लीजिए। तो अब पूछे कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पे रहता है, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक जो है वो निर्वात में रहता है। कहाँ पे, निर्वात में सर्वाधिक रहता है। और कितना रहता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वैल्यू भी, और निर्वात में कितना होता है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक निर्वात में रहेगा। और प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया, प्रकाश का वेग ज्ञात किसने किया था, तो प्रकाश के वेग ज्ञात करने वाले कौन है, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग ज्ञात किया। किसने, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग ज्ञात किया। और प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है ये कैसे निर्धारण होता है, जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश का जो रंग है ये कैसे निर्धारित होगा। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का रंग निर्धारण कैसे होता है, तो प्रकाश किस कलर का होगा, उसका रंग जो निर्धारण होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की वजह से होता है। किसके, तरंग दैर्घ्य से उसके रंग का निर्धारण होता है, ठीक। यहाँ से ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक छोटी सी चीज़ आपसे अगर पूछे कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत देने वाले कौन थे, हाइगेंस थे। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। तो इसका रिवीजन कर देंगे। अगर ताप बढ़ाने पे प्रकाश के वेग में क्या परिवर्तन होगा, तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। सर्वाधिक वेग प्रकाश का निर्वात में रहता है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वेग ज्ञात करना किया किसने किया, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया। किसने, रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया, ठीक। अगर आपसे पूछे प्रकाश का रंग निर्धारण कैसे होता है, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से उसका रंग निर्धारण होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। और इन गैसों को क्या कहा जाता है, इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें होती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि कुछ ग्रीन हाउस गैस और हैं, तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, मीथेन CH4 होता है। ये भी ग्रीन हाउस गैस होते हैं, ठीक। उसके बाद
नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस होता है। क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होता है। उसके बाद जलवाष्प के कारण भी CH4। उसके बाद जलवाष्प भी किसका कारण होता है? जलवाष्प भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है ग्लोबल वार्मिंग में। तो इतनी आप लोग चीज़ें ध्यान रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था ये आप लोग बता दीजिए साथ में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 1997 में हुआ था और ये जापान में क्योटो पड़ता है। जापान में ये सम्मेलन हुआ था और ये किससे संबंधित था? क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये वैश्विक तपन से संबंधित था। किससे? वैश्विक तपन से संबंधित था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका संबंध किससे था? वैश्विक तपन से संबंधित था, ग्लोबल वार्मिंग से। इसे हिंदी में वैश्विक तपन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन थी? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं उन्हें ग्लोबल वार्मिंग गैसें कहते हैं या फिर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। कब? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। वैश्विक तपन में सर्वाधिक, ये किससे संबंधित था? क्योटो प्रोटोकॉल ये वैश्विक तपन से संबंधित था। ठीक, जलवाष्प भी क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग में कारण बनता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसने? गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अब बात करते हैं गुरु अंगद देव के बारे में। तो अब बात करते हैं इन्होंने, गुरु अंगद देव ने क्या क्या चीज़ें लिखी थी। इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था। आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गुरु नानक है। आदि ग्रंथ किसने लिखा? गुरु नानक ने लिखा। और सिखों के ये दूसरे नंबर के गुरु थे। उसके बाद गुरु नानक के बारे में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। किस लिपि की? गुरुमुखी लिपि शुरू की थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरुमुखी लिपि इन्होंने ही शुरू किया था, गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब गुरु नानक के बारे में पॉइंट देखते हैं। तो गुरु नानक ये सिख धर्म की स्थापना करते हैं। ये सिख धर्म के बारे में पूछे तो ये आप लोग बताएंगे कि ये सिख धर्म की स्थापना करते हैं गुरु नानक। उसके बाद ये आप लोग बताएंगे कि ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु भी थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने गुरु नानक के बारे में बात करेंगे। इन्होंने संगत एवं लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। संगत एवं लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक ने की, संगत एवं लंगर व्यवस्था की शुरुआत। और गुरु नानक के बारे में अगर पूछे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1469 में। 1469 में इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी, तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिखों के ये 10वें गुरु थे, आदि ग्रंथ इन्होंने लिखा था। उसके बाद गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है गुरु अंगद ने किया था, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। सिख धर्म के बारे में स्थापना किसने की है? गुरु नानक ने। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया। उसके बाद सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। कौन थे सिखों के पहले गुरु? गुरु नानक थे। इन्होंने संगत और व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक ने किया। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था 1469 में। बर्थ डेट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है कि किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि एमीटर से विद्युत धारा की मापन करते हैं। किससे? एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। और ये जो सिख गुरु वाला प्रश्न था, ये बिहार एसआई एग्जाम में, ये बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो एमीटर से विद्युत धारा की मापन करते हैं। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है?
विद्युत धारा के बारे में पूछे तो इसका अगर आपसे पूछे कि मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक माप करने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा का मापन एम्पियर होता है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है, विद्युत धारा एक कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है विद्युत धारा। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कुछ मात्रकों के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों कई एग्जामों में, उन मात्रकों के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, पेट में ही पूछा गया था प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक। तापमान का मात्रक बताइए, तापमान का मात्रक क्या होता है, तो तापमान का मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है तापमान का मात्रक। क्या होता है, केल्विन होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या, कार्य का मात्रक जूल। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। क्या, विद्युत धारा का मापन एम्पियर है। और विद्युत धारा कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, डायन भी होता है, फिर न्यूटन भी होता है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्व भारत में हुआ था, तो मणिपुरी जो नृत्य शैली है इसका उद्गम पूर्व भारत में हुआ था। और ये प्रश्न आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछ लिया, बिहार दरोगा एग्जाम में पूछ लिया, तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है। मणिपुर की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो मणिपुर की राजधानी, तो सबसे पहले यही आप लोग बताइए, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। ठीक। अब बात करते हैं और मणिपुर के बारे में कुछ चीज़ें। यहाँ मणिपुर का त्यौहार कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे लाई हरोबा त्यौहार कहाँ का है, मणिपुर का। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये मणिपुर का त्यौहार है। उसके बाद मणिपुर से और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, लोकटक झील तो मणिपुर में स्थित है। इस पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है किस पे, तो लोकटक झील में स्थित है मणिपुर में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और कुछ चीज़ें आपसे जैसे पूछी कि संघाई महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, संघाई महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। संघाई महोत्सव की बात करें तो ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। उसके बाद संघाई महोत्सव हो गया। सिरुई लिली महोत्सव आपसे पूछिए कहाँ पे मनाई जाती है, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ पे मनाई जाती है, तो ये भी आपके मणिपुर में मनाए जाने वाली महोत्सव है। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ पे, मणिपुर में मनाई जाती है। मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है, मणिपुर का मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं, तो यहाँ का मार्शल आर्ट है थांगटा। थांगटा है मणिपुर का मार्शल आर्ट। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए किस नृत्य शैली का उद्गम पूरे भारत में हुआ था, तो मणिपुरी नृत्य शैली का उद्गम पूरे भारत में हुआ है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। संघाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। सिरई लुली महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, सिरई लुली महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। लाई हरोबा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। उसके बाद लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी में स्थित है। मार्शल आर्ट क्या है मणिपुर की, तो थांगटा मार्शल आर्ट है मणिपुर का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। उसके बाद कमेंट करके अगर आप हमें बताते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पे किसकी परत चढ़ी होती है, ये हमारा अगला प्रश्न है। और ये आपके बिहार दरोगा में एग्जाम में पूछा गया था। बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
गैल्वेनीकृत जो चादर होती है, जो परत होती है, उस पे जस्ते की परत चढ़ाते हैं। किस पे? इस पे जस्ता का परत चढ़ाते हैं। जस्ता को अंग्रेजी में ही कहते हैं जिंक, ठीक, इसकी परत चढ़ाते हैं। अब गैल्वेनीकरण चादर पे जस्ते की परत क्यों चढ़ाते हैं? गैल्वेनीकरण लोहे पे जस्ते की परत क्यों चढ़ाते हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्यों चढ़ाते हैं। अब आपसे पूछे कि इस पे लोहा क्यों, इस पे जस्ते की परत क्यों चढ़ाते हैं लोहे पे गैल्वेनीकृत व्यवस्था में, तो इसमें इस वजह से चढ़ाते हैं ताकि लोहे को क्या हो सके, जंग से बचा सके। जंग से बचाने के लिए, जंग मतलब लड़ाई युद्ध वाला नहीं, जंग मतलब मूर्छा से इसको बचाने के लिए, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछेगा कि जस्ते के बारे में, जस्ते के बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछे कि जस्ते का अयस्क क्या है, तो जस्ते का 3-4 अयस्क हमारे पास है। जैसे आपसे पूछेगा कि कैलामाइट किसका अयस्क है, कैलामाइट किसका अयस्क है, तो जस्ते का अयस्क है। उसके बाद जिंकाइट किसका अयस्क है, तो ये जस्ते का अयस्क है। जिंकाइट किसका अयस्क है, ये जस्ते का अयस्क है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, तो ये सारे के सारे जिंक के ही अयस्क हैं, ठीक। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो और धान में एक रोग होता है, धान में एक खैरा नामक रोग होता है। ऐसा नहीं है कि केवल धान में ही होता है, खैरा नामक जो रोग है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी? जिंक की कमी से होता है धान में खैरा नामक रोग, ठीक। ये एक चीज़ यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जावर की खान कहाँ पे स्थित है। जावर की खान कहाँ पे स्थित है, तो ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में स्थित है। और उदयपुर राजस्थान में जावर की खान स्थित है। ये प्रसिद्ध क्यों, किस वजह से है, तो ये जो प्रसिद्ध है वो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? जस्ता उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। तो देखिए गैल्वेनीकृत लोहे पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो इस पे परत चढ़ाया जाता है जिंक की, यानी कि जस्ता का। क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि लोहे को जंग से बचाया जा सके। लोहे को जंग से बचाने के लिए धान में जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है या फिर जस्ते की कमी से होता है। जावर की खान उदयपुर राजस्थान में स्थित है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जस्ता का उत्पादन किया जाता है, जैसे जावर जैसे जस्ता, ठीक। जस्ते का अयस्क जैसे कैलामाइट हो गया जस्ते का अयस्क, जिंकाइट हो गया जस्ते का अयस्क, और जिंक ब्लेंड ये जस्ते का कुछ अयस्क है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप। क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से भूकंप मापा जाता है। अब बात करते हैं मर्केली स्केल से। अगर आपसे पूछ ले कि मर्केली पैमाने से क्या मापते हैं, तो मर्केली पैमाने से भी भूकंप को मापा जाता है। अब दोनों को आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भूकंप का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो जो भूकंप का अध्ययन है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक। ये यहाँ से एक प्रश्न याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भूकंप की जो औसत तरंग होती है उसकी औसत गति कितनी है, तो भूकंप तरंगों की जो औसत गति होती है वो 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्रों में सुनामी आता है, तो ये आप लोग बताएंगे कि सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी आने का मुख्य कारण भूकंप है। भूकंप आता है समुद्र के जो समुद्र के सतह होते हैं नीचे, उसमें भूकंप आता है प्लेटों में। उसके वजह से क्या होता है? सुनामी आने का जो डर रहता है, ठीक। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद भूकंप मूल किसे कहते हैं? कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे आपसे पूछे कि भूकंप मूल किसे कहते हैं, तो जहां पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं, भूकंप
अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो जहाँ पे भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है, जहाँ पे भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। सर्वप्रथम अनुभव, पृथ्वी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है पृथ्वी पर, तो वहाँ पे कहीं पे अगर भूकंप आएगा तो वहाँ पे अनुभव होगा सबसे पहले, जहाँ पे सबसे पहले अनुभव होगा उसको भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर जहाँ पे से भूकंप की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के अंदर से जहाँ पे से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो ये दो शब्दावलियाँ हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप मापा जाता है, मर्केली पैमाना या फिर आपसे एग्जाम में पूछे तो भूकंप इससे मापा जाता है। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी में किया जाता है भूकंप का अध्ययन। किस में? सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन। सुनामी आने का कारण क्या होता है? तो समुद्रों में जो सुनामी आने का कारण है उसका कारण भी भूकंप होता है। भूकंप तरंगों की जो औसत गति होती है 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। भूकंप मूल, जहाँ पे पृथ्वी के अंदर जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और बात करते हैं भूकंप अधिकेंद्र, तो पृथ्वी पर जहाँ भूकंप का सर्वाधिक अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। डायनेमो यंत्र का कार्य क्या है? और ये वाला प्रश्न भी आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। डायनेमो यंत्र का कार्य क्या होता है? तो जो डायनेमो यंत्र होता है ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। किसमें? डायनेमो जो होता है वो जनरेटर के सामने जो लगा होता है उसे डायनेमो कहते हैं। जो जनरेटर के सामने लगा होता है, जो बिजली उत्पन्न करता है उसको डायनेमो कहते हैं। तो ये काम करता है यांत्रिक ऊर्जा को, जनरेटर चलता है तो यांत्रिक ऊर्जा देता है। ठीक, ये यांत्रिक ऊर्जा को फिर डायनेमो क्या करता है? इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे आपसे पूछे कि बैटरी क्या काम करता है, तो बैटरी क्या करेगा? ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। किसमें? ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बैटरी के अंदर जो रसायन भरा होता है उसमें बैटरी क्या करता है? वो रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विद्युत मोटर क्या काम करता है? विद्युत मोटर, आपके घर में जो पानी वाला मोटर लगा होता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा, हम लोग उसे करंट देते हैं, विद्युत ऊर्जा बदले में वो हमें पानी देता है। पानी कैसे देता है? क्योंकि वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया विद्युत ऊर्जा को, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब बात करते हैं कि माइक्रोफोन क्या काम करता है। माइक्रोफोन क्या काम करता है? जो आपके एयरफोन में बीच में लगा होता है, जहाँ पे आप वो सामने बोर्ड के सामने लाके जिसमें बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। उसमें माइक्रोफोन लगा रहता है। ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है। किसमें? ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर देता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि डायनेमो यंत्र क्या काम करता है, ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बैटरी का काम करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा लेता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन क्या काम करता है? ये ध्वनि ऊर्जा लेता है और उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.7% थी। कितना? 17.7% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे भारत के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या है ये अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या है भारत में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये आप लोग बताएंगे कि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। कहाँ पे? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं विश्व की बात करें तो विश्व में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला एरिया कहाँ पे, देश कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो वेटिकन सिटी में सबसे कम जनसंख्या। कहाँ पे? वेटिकन सिटी में सबसे कम जनसंख्या है। वेटिकन सिटी की राजधानी क्या है आप लोग बताएंगे, इस पेज पे ही लिखा गया है उसकी राजधानी भी। ठीक, तो देखिए बिहार जनगणना 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ पे वृद्धि दर पूछा है, दर मतलब तो 17.7 होता है इसकी जो वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना में। ठीक, अगर भारत की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में, और कम जनसंख्या भारत में सबसे कहाँ पे, तो ये सिक्किम राज्य में है। विश्व में बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या अब वर्तमान समय में भारत में हो गई, लेकिन कम जनसंख्या पूछे तो वेटिकन सिटी में है। ठीक, वेटिकन सिटी की कैपिटल हम आपसे पूछे बताएंगे आप लोग, इसी पेज में लिखा गया है कहीं पे। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो पृथ्वी पे उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और अगर वहीं आपसे पूछे कि कार्बन के अपरूप किसे कहते हैं, तो कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा, कार्बन के दो अपरूप हीरा एंड ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, तो जो किम्बरले की खान है ये दक्षिण अफ्रीका कंट्री में स्थित है। किस कंट्री में, दक्षिण अफ्रीका में। और ये प्रसिद्ध क्यों है, तो यहाँ पे हीरा का उत्पादन किया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि पन्ना की खान कहाँ पे स्थित है, पन्ना की खान कहाँ पे स्थित है, तो पन्ना की जो खान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पन्ना की खान स्थित है। ये भी क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ से भी हीरा का उत्पादन किया जाता है। हीरा से उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये हीरा में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और हीरा क्यों कठोर होता है, हीरा कठोर क्यों होता है, तो इसकी चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा का जो डिजाइन होता है वो चतुष्फलकीय संरचना होता है, और चतुष्फलकीय संरचना के कारण ये सबसे कठोर होता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हीरा में उपलब्ध कठोर पदार्थ क्या है, तो पृथ्वी में उपलब्ध कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। कार्बन के अपरूप हीरा एंड ग्रेफाइट, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा एंड ग्रेफाइट होते हैं। किम्बरले की खान बताएंगे आप लोग कहाँ पे स्थित है, तो किम्बरले की जो खान है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है, तो ये हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। पन्ना की खान कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये भी हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ये कहाँ पे, हीरा में होता है। हीरा कठोर क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब, 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीवी रमन ने क्या किया था, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी, रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज किसने किया था, सीवी रमन ने किया था, रमन प्रभाव की खोज। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1930 में इसके लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। कब, 1930 में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था। और किस क्षेत्र में आपसे पूछे कि इन्हें मिला था, तो भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल दिया गया, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे दिवस के बारे में। जैसे आपसे पूछे कि तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं, तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं, तटरक्षक दिवस 2 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब, 2 फरवरी के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो आपके मनाते हैं कब, 4 फरवरी के दिन। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन। अगर वहीं आपसे पूछे कि मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, मातृभाषा दिवस कब मनाते, तो ये बनाते 21 फरवरी के दिन। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन। अगर आपसे पूछे कि उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं, तो उत्पाद जो शुल्क दिवस है ये 24 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब, 24 फरवरी के दिन मनाते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि सीवी रमन ने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी। इस उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, इस उपलक्ष्य में हमने
राष्ट्रीय दिवस विज्ञान दिवस मनाते हैं इस दिन को। और नोबेल के बारे में बात करें, इन्हें सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो तटरक्षक दिवस 2 फरवरी के दिन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी के दिन। और मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी के दिन मातृभाषा दिवस। उत्पाद शुल्क दिवस जो मनाते हैं वो 24 फरवरी के दिन उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो है किसका सामान्य नाम है? और ये प्रश्न आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। और इसको क्या कहा जाता है? जो वॉशिंग सोडा है इसे क्या कहा जाता है? वॉश मतलब धोना, इसे धोवन सोडा भी कहा जाता है। क्या? धोवन सोडा भी इसे कहा जाता है। ठीक, साथ में ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर फार्मूला का पूछे तो NH, इसका जो फार्मूला है Na2, इसका जो फार्मूला है Na2CO3 हो जाएगा। क्या? इसका फार्मूला Na2CO3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? अगर आपसे पूछे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ ले तो इसका क्या होता है? NHCO3 होता है। क्या? NHCO3 होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बेकिंग सोडा को NHCO3 को इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक, ये 2 चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं। और खाने का सोडा, बेकिंग सोडा को इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। उसके बाद कौन सा सोडा कहते हैं? और इसे ही मीठा सोडा भी कहते हैं। कौन सा? मीठा सोडा भी इसे कहते हैं। तो ये दोनों नाम से पूछा जा सकता है, खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार रिवीजन। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा। इसे क्या कहते हैं? धोवन सोडा। वाश मतलब धोना होता है, धोवन सोडा भी इसे कहते हैं। Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। क्या? Na2CO3। उसके बाद बेकिंग सोडा पूछ ले या फिर खाने का सोडा पूछ ले या फिर मीठा सोडा पूछ ले, इसका रासायनिक सूत्र NHCO3 होता है। क्या? NHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अगला प्रश्न है कि मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे विनोबा भावे। विनोबा भावे इन्हें क्या मिला? मैक्सेस पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछे कि मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आप लोग क्या जवाब बताएंगे? किरण बेदी को सबसे पहले मैक्सेस पुरस्कार मिला। किसको? किरण बेदी को मैक्सेस पुरस्कार मिला। अब अगला बात करते हैं, मैक्सेस पुरस्कार को क्या कहा जाता है? इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहता है? एशिया मैक्सेस पुरस्कार को, रेमन मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। अब मैक्सेस पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वही मनीला से इसे दिया जाता है। और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं क्या नाम है उनका? रेमन मैक्सेस। रेमन मैक्सेस के नाम पे इसे दिया जाता है। अब कब से प्रदान किया जाता है? कब से प्रदान किया जाता है? तो इसे 1958 से दिया जाता है। कब से? 1958 से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि ये रेमन मैक्सेस पुरस्कार ये कहाँ से दिया जाता है, ये प्रदान या फिर ये कहाँ से दिया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, मनीला से दिया जाता है। मनीला से दिया जाता है, फिलीपींस से दिया जाता है। ठीक, फिलीपींस मनीला से दिया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। और मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है थी? तो किरण बेदी थी। और रेमन मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल। किसके नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रेमन मैक्सेस, इसके नाम पर दिया जाता है। इसको प्रदान कब से किया जाता है? प्रदान कब से किया जाता है? 1958 से। प्रदान
कहाँ से दिया जाता है, तो ये मनीला फिलीपींस से दिया जाता है। किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ, और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम सहकारी आंदोलन किस क्षेत्र में आंदोलन हुआ, शुरू हुआ, तो ये कृषि क्षेत्र में सबसे पहले शुरू हुआ था। और सहकारी का यहाँ पे अर्थ क्या है, अगर आपसे पूछे कोई कि सहकारी का अर्थ क्या है, तो सहकारी का अर्थ होता है साथ कार्य करने वाला। साथ कार्य करने वाला क्या होता है, सहकारी होता है। ठीक, सहकार साथ कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, सहकारी कहते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई, कृषि क्षेत्र में हुई। अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रथम सहकारी आंदोलन की, तो 20वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई। कब, 20वीं सदी में। और कुछ किसी से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार ये कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, बोरलॉग पुरस्कार है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को लिए मिलता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक प्रकार है, ये कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक ये कृषि क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे था। स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से था, तो वो भी किसी क्षेत्र से स्वामीनाथन समिति का भी संबंध था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ, तो प्रथम सहकारी आंदोलन शुरू हुआ कृषि क्षेत्र में। और कब शुरू हुआ, तो 20वीं सदी में सहकारी आंदोलन शुरू हुआ। और वहीं कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे आपसे पूछे कि सहकारी का अर्थ क्या होता है, तो साथ कार्य करने वाला सहकारी का अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखी जाती है, तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। और स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, कृषि क्षेत्र से है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में है वो लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में स्थित है। और किस राज्य में, जनपद में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ से संबंधित प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में जीआई टैग किसको दिया गया, जीआई टैग किसको दिया, तो लंगड़ा आम को दिया गया था जीआई टैग। लंगड़ा आम को इसे यहाँ पे जीआई टैग दिया गया। और बनारसी पान को दिया गया, किसको, बनारसी पान और फिर लंगड़ा आम को दिया गया था। और हाथरस हींग को दिया गया था जीआई टैग, किसको, हाथरस हींग को जीआई टैग दिया गया। इतनी यहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ नेशनल पार्कों के बारे में। जो राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है, जैसे आपसे पूछे कि हेमिस नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख राज्य में स्थित है। कहाँ पे, लद्दाख राज्य में स्थित है। अगर आप वहीं आपसे पूछे कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। वहीं आपसे पूछे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, वाल्मीकि नेशनल पार्क या फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये बिहार राज्य में स्थित है। तो ये आपके बिहार एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुछ चीज़ों को जीआई टैग दिया गया, जैसे लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया, बनारसी पान को दिया जीआई टैग, हाथरस हींग को दिया गया जीआई टैग उत्तर प्रदेश में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन पार्टी BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं है, और ये भी आपके दिल्ली नहीं, ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये बिहार दारोगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं कौन सी पार्टी BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं है, तो
दलित मोर्चा जो पार्टी थी, दलित मुक्ति, ये ऑप्शन में क्या सही किया था, दलित मुक्ति मोर्चा जो पार्टी थी ये मतलब B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। अब B.R. अम्बेडकर के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि भारत के सबसे बड़े दलित नेता कौन थे, भारत के सबसे बड़े दलित नेता कौन थे, तो भारत में जो सबसे बड़े दलित नेता थे वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे भारत के सबसे बड़े दलित नेता। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कब, 1932 में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो महात्मा गांधी और फिर महात्मा गांधी, पूना पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी और फिर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक समिति जो बनाई गई थी, प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, 7। और इसमें अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक, भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि प्रारूप की जो स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। कब, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। इतनी प्रश्न आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कौन पार्टी B.R. अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं है, तो दलित मोर्चा मुक्ति मोर्चा पार्टी, ये इनके द्वारा स्थापित नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे सबसे बड़े दलित नेता भारत के कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर थे। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, तो जो पूना पैक्ट है ये 1932 में महात्मा गांधी और फिर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और प्रारूप समिति के बारे में बात करें, सदस्य कितने, इसमें 7 थे। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और प्रारूप समिति की जो स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी। ठीक, आसियान का स्थापना कब हुआ था, जो आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1947 को हुआ था। कब, 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना होता। आसियान का जो हेडक्वार्टर है, आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है। जकार्ता कहाँ पे स्थित है, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता कहाँ की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि आसियान में कितने सदस्य देश हैं, तो आसियान में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 11 हो गई है। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो नवीनतम सदस्य हैं, आसियान के जो नवीनतम सदस्य हैं उसका क्या नाम है, तो तिमोर लिस्ते आसियान का नवीनतम सदस्य। कौन, तिमोर लिस्ते आसियान का नवीनतम सदस्य है। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि क्या भारत भी आसियान का सदस्य नहीं है, तो भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। क्या है, ये आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। अब बात करते हैं दक्षेस के बारे में। दक्षेस के बारे में आप लोग प्रश्न सुने होंगे। दक्षेस जिसे क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं, जिसे दक्षेस को सार्क कहते हैं। ठीक, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका होता है फुल फॉर्म दक्षेस का। अगर आपसे पूछे कि दक्षेस के बारे में, तो इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो इसकी जो स्थापना 1985 में हुई थी। और बात करते हैं स्थापना कहाँ पे हुई थी, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, ढाका में। अगर आपसे पूछे कि दक्षेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो काठमांडू में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। काठमांडू खुद कहाँ पे है, नेपाल में। सार्क में सदस्य देश कितने हैं, 8 सदस्य देश। कितने, 8। ठीक, तो देख लेते हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। उसके बाद आसियान में सदस्य देश 11 है। अब सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा, तिमोर लिस्ते सबसे नवीनतम सदस्य देश है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दक्षेस के बारे में, सार्क कहते हैं इसे, SAARC, और इसमें सदस्य देश 8 हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना नहीं, 1985 में हुई थी। कब, 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है दक्षेस का।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमान लगाया है? तो भारत में सबसे पहले, ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले वार्षिक आय का अनुमान लगाया। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं जो दादा भाई नौरोजी से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय किसने ज्ञात किया, प्रति व्यक्ति सबसे पहले आय किसने ज्ञात किया, तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय भी दादा भाई नौरोजी ने ही ज्ञात किया। किसी दादा भाई नौरोजी ने ज्ञात किया। और कितने रुपए बताएं? 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताएं। 20 रुपये प्रति व्यक्ति इन्होंने बताया उस समय की प्रति व्यक्ति जो आय थी। उसके बाद प्रति व्यक्ति की आय इन्होंने कब ज्ञात किया, तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो 1867-68 में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाला था, 1867-68 में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि इंडिया समाचार पत्र किसकी थी, इंडिया समाचार पत्र किसकी थी, तो इंडिया नामक जो समाचार पत्र था वो दादा भाई नौरोजी की थी। किसकी? दादा भाई नौरोजी की थी इंडिया समाचार पत्र। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन है? ये दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कब? 1867 में दिया था। कब? 1867 में दिया था। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमान किया, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार वार्षिक आय का अनुमान किया। प्रति व्यक्ति आय किसने सबसे पहले ज्ञात किया, तो दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ज्ञात किया। और कब किया? 1867-68 में। कब? 1867-68 में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहले आकलन किया। तो इंडिया समाचार पत्र किसकी थी? दादा भाई नौरोजी के। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। कब दिया? 1867 में। और वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है, तो ये विशाख दत्त की पुस्तक है। किसकी? विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। अब पुस्तकों से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कई बार बता चुके हैं, हेरोडोटस हैं। कौन? हेरोडोटस हैं। और इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगले प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि तहकीके हिंद की रचना किसने की, तहकीक ए हिंद की रचना किसने की, जो तहकीक ए हिंद की रचना है अलबरूनी ने किया। किसने? अलबरूनी ने किया। तहकीक हिंद की रचना अलबरूनी ने किया। उसके बाद शिरोमणि और लीलावती की रचना किसने किया? शिरोमणि एंड लीलावती की रचना किसने किया, तो शिरोमणि और लीलावती की जो रचना है वो भास्कराचार्य ने किया। किसने? भास्कराचार्य ने शिरोमणि और लीलावती की रचना की। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कल्पसूत्र की रचना किसने किया, कल्पसूत्र की रचना किसने किया, तो भद्रबाहु ने किया था। कल्पसूत्र की रचना किसने किया? भद्रबाहु ने किया था। अगर आपसे पूछे कि वहीं गीत गोविंद के लेखक कौन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव हैं। क्या? जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखेंगे। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। तहकीक ए हिंद किसने लिखा, तो अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद लिखा। किसने? अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद लिखा। शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य हैं। कल्पसूत्र किसने लिखा? भद्रबाहु ने लिखा। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था, और ये भी प्रश्न आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए भारत का जो पहला उर्वरक प्लांट है वो सिंदरी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? सिंदरी में स्थापित किया गया था। अब कब किया गया था? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। अब उर्वरक उत्पादन के बारे में भारत की स्थिति देख लेते हैं। जैसे उर्वरक उत्पादन के बारे में भारत की स्थिति देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि यूरिया का उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, यूरिया
उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए यूरिया के उत्पादन में भारत जो है वो आत्मनिर्भर है यूरिया के उत्पादन में, ठीक। और जबकि यहीं एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि यूरिया के बारे में ही चीज़ देख लेते हैं, तो आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रयोग किस उर्वरक का भारत में सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो भारत में सर्वाधिक जो प्रयोग है, भारत में सर्वाधिक प्रयोग किस उर्वरक का होता है? तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाला भारत में उर्वरक कौन सा है? तो वो है आपका यूरिया भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि भारत की जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत कम है, और नाइट्रोजन यहाँ पे यूरिया से कितने % मिलता है? तो 46% पौधों को यूरिया मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है 46% यूरिया से। और वहीं पोटास के उत्पादन के मामले में भारत टोटल आयात पे निर्भर है। पोटास के उत्पादन में भारत किस पे निर्भर है? आयात पर निर्भर है। तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, आयात पे निर्भर है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था? सिंदरी में स्थापित किया गया था 1951 में। और उर्वरक उत्पादन के मामले में यूरिया का उत्पादन जो है वो भारत आत्मनिर्भर करता है अच्छा खासा। और पोटास के उत्पादन के मामले में भारत आयातों पे निर्भर है, आयात करता है तब जाके भारत में पोटास आता है। अब सर्वाधिक कौन सा जैविक खाद हम लोग प्रयोग करते हैं? तो यूरिया का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, क्योंकि भारत की भूमि में नाइट्रोजन की परसेंटेज कम है। 46% जो नाइट्रोजन है वो यूरिया से प्राप्त हो जाता है पौधों को। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। तो जय हिंद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, क्लास को लाइक करिए, क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और खूब पढ़िए और अपने बिहार एसआई एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ठीक। और आप लोग खुश रहिए, ठीक। तो खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है। थैंक यू।